नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बंगाल की। बंगाल के चुनाव के बाद जो वहाँ पर हिंसा चल रही है, वायलेशन चल रहा है, उसका एक विश्लेषण करना है। क्या उस हिंसा में केंद्र की सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए था या केंद्र की सरकार कोई एक्शन ले सकती है? क्या आर्टिकल 356 वहाँ लगाया जा सकता है? क्या वेस्ट बंगाल का ये जो मैटर है, इसमें घटनाओं के साथ साथ फेक न्यूज़ खूब चल रही है? और क्या मेजर्स वहाँ के राज्यपाल ले सकते हैं? क्या होम मिनिस्ट्री कर सकती है? केंद्र सरकार कर सकती है? इन विषयों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि पीछे मैंने जो यूएस के आईपीआर को लेकर, जिसमें मैंने कहा था कि हमारे देश की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पूरी की पूरी यूएस ने कटघरे में खड़े करके रखी है, क्योंकि हम उनके प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले हैं। लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके कहा, और हमारे एक साथी दीपेंद्र शुक्ला जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सर, हिंदुस्तान में जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसका भारत में कॉपीराइट लेना चाहिए, और भारत में कॉपीराइट लेते हैं तो हम इसमें बच सकते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा, उसका क्लैरिफिकेशन मुझे लगता है देने की ज़रूरत है। यूएस गवर्नमेंट यही कह रही है, उनका यही इशू ही है कि वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान का कॉपीराइट लॉ है या हिंदुस्तान में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की विधियां हैं, उन विधियों को दोबारा रिव्यू करने की आवश्यकता है, क्योंकि यूएस के जो कॉपीराइट्स हैं उनका वायलेशन करके यहाँ रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। कैसे? उनका मानना यह है कि जो ओपन सोर्स हमारा है, यानी कि हमारे ओपन सोर्स का इस्तेमाल करते हुए, हमारे ओपन सोर्स टूल का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है, तो आपकी उस एप्लीकेशन में आपको कॉपीराइट लेने का अधिकार कहाँ था और किसने दे दिया? जब आपने ओपन सोर्स टूल मेरा इस्तेमाल किया है, तो मेरे टूल का इस्तेमाल करते हुए आप कैसे कॉपीराइट ले सकते हैं? उस टूल का कॉपीराइट ऑलरेडी हमने यूएस में ले रखा है, हमने भले ही ओपन सोर्स छोड़कर रखा था। इसलिए आप अगर इसका कॉपीराइट भविष्य में ले सकते हैं, तो पहले तो जिनसे ओपन सोर्स का टूल इस्तेमाल किया है, पहले उनसे अनुमति लीजिए, कॉपीराइट परचेज करिए, और उनसे परचेज करने के बाद या तो यूएस में आकर रजिस्टर करिए, या फिर आप हिंदुस्तान में रजिस्टर जो करते हैं उसका संशोधन करिए। नहीं तो आपके जो भी प्लेटफॉर्म आपने बनाए हैं, जो भी आपने डेवलपमेंट किए हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं ओपन सोर्स टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनका कॉपीराइट यूएस सिटीजन के पास है, आपके पास नहीं है। इसलिए आप जो कॉपीराइट भारत में ले रहे हैं, वो कॉपीराइट भारत को देने का अधिकार ही नहीं है। ये विषय। खैर, हम लोग लौट कर आते हैं बंगाल पर। बंगाल में आज एक नई गतिविधि हुई है। आज केंद्र के सरकार ने, केंद्र की होम मिनिस्ट्री ने एक डायरेक्शन इशू किया है बंगाल को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मेल्स मेरे पास आए, बहुत सारे व्हाट्सएप लोगों ने किए हैं, जिनको पास भी नंबर कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो गया। उन्होंने कहा, साहब, बंगाल में बहुत कुछ गलत चल रहा है। ममता बनर्जी को माननीय राज्यपाल जी ने उस समय शपथ दिलवाने के बाद भी इंडिकेट किया था, उनका भी जवाब हमको सुनना चाहिए, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। वो उनका कहना यह है कि ये जो न्यूज़ें वायलेंस की हो रही हैं, कुछ तो वायलेंस है, और बहुत बड़ी संख्या में पुराने वीडियोस को बार बार पुराने वीडियो जो पिछले 10 साल की हिंसा हैं या और पुरानी हिंसा हैं, जिनका क्लिप्स हैं, वो वायरल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और ये जताने की कोशिश की जा रही है कि बंगाल बिल्कुल जल रहा है। ये बात तो कन्फर्म है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसाएं हो रही हैं, और उन राजनीतिक हिंसाओं को रोकने की आवश्यकता भी है। इसके साथ वो अपनी दृष्टि से कह रही हैं, बीजेपी और लेफ्ट ने यह एलिगेशन लगाया है कि टीएमसी के गुंडों के द्वारा लेफ्ट के कार्यकर्ता भी मारे जा रहे हैं। ऐसा लेफ्ट का कहना है, बीजेपी का कहना तो है ही है। तो क्या इस पर एक फैक्ट चेक में किसी का पढ़ रहा था, उसने लिखा है, पता नहीं कितना सच और कितना गलत है, कि 5 घटनाएं अगर बंगाल में हुई हैं तो उनकी 50 घटनाएं डिफरेंट फॉर्म्स में बनाकर सोशल मीडिया में उसको पैराया गया, और इसमें बहुत बड़ी तादाद में जो ट्वीट्स और जो सोशल मीडिया पर मैटर छोड़ा गया, वो पाकिस्तान से शुरू हुआ, या विश्व में दूसरे कोनों पर बैठे जो शेल कंपनियां हैं, जो मोदी के पीछे हैं कि उनको हिंदुत्व से काटा जाए, उनको किसी प्रकार से यह सिद्ध किया जाए कि मोदी देश को संभालने में सक्षम नहीं है।
मोदी जी को किसी तरह से बदनाम किया जाए, ये वो कंपनियों का भी, उनका कहना है कि वो उन कंपनियों का भी काम है कि वो इन वायलेंस को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दे रहे हैं ताकि देश में एक उबाल उभरे और केंद्र सरकार एक गलती कर जाए। केंद्र सरकार गलती ये कर जाए कि केंद्र सरकार आर्टिकल 356 बंगाल में लगा दे। आर्टिकल 356 नवनिर्वाचित सरकार के चुनाव के बाद अगर 356 लगाया जाता है तो उसके रिपरकेशन बहुत सारे हैं। पहली बात तो यह आती है कि कोर्ट केसेस उस पर होने वाले हैं तुरंत अगर 356 लगाते हैं, और कोर्ट केसेस जब हो जाते हैं तो फिर चूंकि डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, इसलिए उस सरकार को बहाल कोर्ट कर देगा और बीजेपी अपनी मुंह की खाएगी। और जब बीजेपी अपने मुंह की खाएगी, यानी कि केंद्र सरकार अपने मुंह की खाएगी, तो केंद्र सरकार और बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। और अगर 356 नहीं लगाते हैं वो, तो कम से कम एटलीस्ट इतना काम तो हो ही जाएगा कि हिंदुत्व के लोग जो मोदी जी को अपने भगवान की तरह पूजने वाले हैं, जिनको लोग कहते हैं कि मोदी भक्त हैं, वो मोदी भक्त एटलीस्ट उनसे नाराज हो जाएंगे। और नाराज हो जाएंगे तो मोदी सरकार 2022-2024 में बन नहीं पाएगी। और अगर सरकार दोबारा नहीं बन पाती है, उसके खिलाफ एक डिफेम शुरू हो जाता है, तो फिर जो भी सत्ता में आएगा 2024 में, तब हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अभी ममता के ऊपर प्रेशर बनाकर मोदी जी को फंसाने का प्रयास कर लेते हैं। अब बात आती है कि केंद्र की सरकार ने अभी तक क्या किया। केंद्र की सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने पहले 3 मई को एक लेटर लिखा था। होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, चीफ होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने चिट्ठी लिखी ममता सरकार को, और उन्होंने कहा कि पहले चिट्ठी लिखकर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाइए, मेंटेन करिए। 2 दिन होने के बाद अगर उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया तो फिर होम सेक्रेटरी ने दूसरी चिट्ठी लिखी और वार्निंग दी। अब ये वार्निंग जो दी गई है होम सेक्रेटरी की तरफ से, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रावधानों के तहत है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के बारे में आपको बता दूं कि राज्य अगर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता है तो एक काम तो यह है कि वहां राज्यपाल बैठे हुए हैं, राज्यपाल रिकमेंडेशन करते हैं कि आर्टिकल 356 लगाकर इस पर कब्जा कर लीजिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन जहां नवनिर्वाचित सरकार हो, अभी तक सरकार इलेक्शन कमीशन के हाथ में चल रही थी, और जब सरकार इलेक्शन कमीशन के हाथ में चल रही थी तो फिर ममता सरकार की या ममता बनर्जी के एडमिनिस्ट्रेटिव या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और अब चूंकि ममता बनर्जी ने दोबारा शपथ ली है, तो शपथ लेने के 1 दिन के अंदर ही आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहां 356 लगा दीजिए। उनको थोड़ा समय तो मिलना ही चाहिए। मैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं जब आर्गुमेंट लीगली होगा। क्यों? क्योंकि अभी ममता बनर्जी की शपथ लेने से पहले ममता बनर्जी सत्ता में नहीं थी, वो नाम की चीफ मिनिस्टर थी फॉर द हेल्प ऑफ द गवर्नर, और वहां पर सरकार अगर किसी की चल रही थी या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी किसी के हाथ में थी तो वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में थी। इसलिए ममता बनर्जी को लीगली बहुत दोषी मानना अभी ठीक नहीं होगा, और उनको महीना 15 दिन का टाइम दिए बगैर ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि आर्टिकल 356 लगा दी जाए। लीगली ये मामला कोर्ट में फंसने वाला है और विश्व भर में इस पर क्रिटिसाइजेशन होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी 2/3 बहुमत से जीत कर आई है। भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में किसी किताब का शासन नहीं है कि जब चाहा तब उठाया और जब चाहा तब लगा दिया। हाँ, जो मेजर्स अपनाए जा सकते हैं सरकार के द्वारा वो अपनाए जा रहे हैं। 356 लगाने के बजाय आर्टिकल 256, मैं आपको बता दूं 256 से लेकर और 261 256 से लेकर 261 तक जो प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों में यूनियन और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बताया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के मामले में अगर राज्य की सरकार सही से सरकार नहीं चला पा रही है तो ऐसी सिचुएशन में केंद्र को यह अधिकार होता है 256 और 257 में कि वो राज्य को डायरेक्शन इशू करे और राज्य को कहे, वहां के चीफ सेक्रेटरी को कहे, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को कहे, वहां के डीजीपी को कहे और उनसे कहे कि ये हमारे ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट किया जाए। मुख्यमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बाईपास करते हुए यह ऑर्डर करने का अधिकार नेशनल होम सेक्रेटरी को, स्टेट होम सेक्रेटरी को ऑर्डर करने का अधिकार है, और स्टेट सेक्रेटरी उसको मानने के लिए बाध्य है। यानी कि होम मिनिस्ट्री अगर कोई ऑर्डर करती है तो स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी है उसका काम है कि वो उसको इंप्लीमेंट करवाए, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट साथ दे या न दे।
केंद्र सरकार ने आर्टिकल 256, 257 के तहत वार्निंग इशू कर दी है, डायरेक्शन इशू कर दी है, डीजीपी को तलब कर लिया है और इसके अतिरिक्त वहां के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको तलब कर लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी को यह बता दिया गया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके अतिरिक्त मिस्टर भल्ला ने जो तमाम तरह के और सेक्रेटरीज हैं उनको डायरेक्शन दिया है। होम मिनिस्ट्री ने एक 4 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का हेड होगा और वो बंगाल की ग्राउंड रियलिटी को जानने जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से 5 घटनाओं को 50 घटनाओं के रूप में बताया गया, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए ममता को कटघरे में खड़ा करना अब बेवकूफी होगी, क्योंकि वो चुनाव जीत कर आई। तो अब अगर जितना भी ये बवाल मचाया जा रहा है तो वो मोदी सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने का कोशिश हो रही है और ये वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मोदी को देखना नहीं चाहते, ममता के ही सपोर्टर इस तरह की बातें कर रहे हैं। 4 सदस्यों की टीम जाकर यह पता करेगी कि वाकई में वायलेंस कितना हुआ है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने संज्ञान ले लिया है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने संज्ञान ले लिया, इसके अतिरिक्त वीमेंस ह्यूमन राइट कमीशन और इस प्रकार के बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है केंद्र की काम करते हैं, वो सभी बंगाल की तरफ अब टूट सी पड़ी हैं और बंगाल में कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो इसके लिए वो काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने। अगर इसके बावजूद नहीं कुछ हो पाएगा, इसके बावजूद अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता है और घटनाएं बढ़ती रहती हैं, तो फिर राज्यपाल के पास ये ऑप्शन होगा कि आर्टिकल 256, 257 के डायरेक्शन के बावजूद राज्यपाल वहां 356 की रिकमेंडेशन कर दें। लेकिन उसके लिए ममता बनर्जी की नवनिर्वाचित सरकार को कुछ समय तो आपको देना ही होगा, अदरवाइज वो कोर्ट में मामला फंस जाएगा और फिर केंद्र सरकार को मुखी खानी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि ये ममता के सपोर्टर्स ही इस मामले को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, हमारे जैसे इनोसेंट लोग जो देश के हैं वो लोगों को कष्ट दे रहे हैं, उन लोगों को ये संज्ञान में दिलवा रहे हैं कि मोदी का खून पानी हो चुका है, मोदी आपके लिए बेकार है, मोदी हटाओ, कोई और लाओ, शायद राहुल गांधी को लेकर आओ, शायद ममता बनर्जी को केंद्र में लेकर आओ, ऐसा वो पूरी शक्ति लगा रहे हैं। या फिर योगी वर्सेस मोदी लाकर खड़ा कर दो, योगी जी को उस पैरेलल स्टेज पर लाकर खड़ा कर दो ताकि मोदी जी छोटे हो जाएं और कल को योगी और मोदी आमने सामने टाइप का हो जाए, और नहीं तो कुछ परिस्थितियां इतनी खराब हो जाएं कि जो बीजेपी मिलकर चुनाव देश भर में लड़ती है और उनके जो सिपह सालार के रूप में योगी जी जैसे लोग काम करते हैं वो सब अपने अपने आप में छत्रप हो जाएं और किसी प्रकार से फूट और टूट हो जाए और उस टूट का लाभ विपक्ष को मिले। मुझे लगता है कि जो ये करने वाले ज्यादा लोग हैं, जहां से ये शुरू होता है, जहां से वो ट्वीट शुरू होता है, जहां से वो फेसबुक की पोस्ट शुरू होती है, उन लोगों के ऊपर जाना चाहिए कि ये आखिर कौन लोग हैं, जहां से ये निकला, जहां से ये शुरू हुआ। शेयर करने वाले तो शेयर करते हैं क्योंकि उनको ये मानवीय संवेदना है पूरे देश में, और मानवीय संवेदना के तहत वो क्या कर सकते हैं या क्या उनके मन में आता है वो अपनी बात, अपना विचार रखते हैं। तथागत राय की बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें कितना बड़ा षड्यंत्र है। तथागत राय जी जो कि 2 राज्यों के राज्यपाल भी रहे नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। आज उन्होंने वो स्टेटमेंट देते हुए साफ तौर पर कहा कि देखिए, जो राज्य है, जो बीजेपी का चुनाव लड़ा गया उसमें टीएमसी और लेफ्ट के लोगों को जबरदस्ती उसमें शामिल करवाया गया और ये स्ट्रैटेजी बनाकर, प्लान बनाकर, योजना बनाकर शामिल करवाया गया और वो सारी सीटें हार गए। बीजेपी के लिए, बीजेपी का जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है उसने तो ये कहकर तसल्ली कर ली कि देखो जो माइग्रेटेड आए थे वो सब हार गए और जो ओरिजिनल कार्यकर्ता था वो जीत गया। तथागत राय जी का कहना है कि जो माइग्रेटेड आए थे ये हारने के लिए ही आए थे, यानी कि चुनाव में जब टीएमसी के कार्यकर्ता दोनों साइड से लड़ रहे थे, भले ही बीजेपी के वोट टिकट पर लड़ रहे थे, तो भी वो टीएमसी को वोट देने के लिए लड़ रहे थे। अगर वो टीएमसी हार जाती उन सीटों पर और बीजेपी का कैंडिडेट निकलता, बीजेपी के टिकट से निकलता, तो भी वो टीएमसी में ही भविष्य में जाने वाला था और वो पार्टी को तोड़कर वहां पर शामिल हो जाता। यहां पर उन्होंने जानबूझकर आपके लोगों के बीच में, बीजेपी के लोगों के बीच में टीएमसी के वर्कर्स शामिल करवाए और उन वर्कर्स के थ्रू बीजेपी की हार सुनिश्चित करवाई। इस तरह की राजनीति देश में शायद पहली बार अभी हमको देखने को मिली है। लेकिन याद रखिएगा, 256 का जब संज्ञान केंद्र सरकार ने ले लिया है और ये कठोर वार्निंग होती, 256, 257 की वार्निंग कोई सामान्य वार्निंग नहीं होती, 356 से जस्ट पहले की स्टेज होती है और ग्राउंड रियलिटी पर काम की जो रिपोर्टिंग मांगी जाती है वो रिपोर्टिंग होती है। ये सोशल मीडिया और फेक न्यूज को
डिसेमिनेट करने के लिए उसको उसको काटने के लिए होती है कि इसमें कितनी सच्चाई है। अगर मैं आपको बोलूं कि वाकई में जो कार्यकर्ता बंगाल में जिनके जिनके ऊपर हमले हुए हैं उनके घर जेपी नड्डा जी जा रहे हैं या गए हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने लोगों के घर पर बीजेपी के स्टेट लेवल के कार्यकर्ता और सेंट्रल का जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो कितने लोगों के घर में गए। जितने लोगों के घर वो गए हैं उतने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर वायलेंस हुआ। बाकी की ये सब हवा सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है, ऐसा ममता बनर्जी का भी कहना है। और मैं भी कहता हूं कि अगर आप मोदी जी को कटघरे में खड़ा करते हैं तो आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार इस स्टेज पर ले जाना चाहते हैं कि वो भविष्य में हिंदू समाज की नजर में गिर जाएं और भविष्य में इस तरह की जो स्ट्रांग सरकारें हैं वो स्ट्रांग सरकारें न बना पाएं। इसलिए हिंदू समाज को या हिंदुस्तान के वो लोग जो मोदी सरकार को प्यार करने वाले लोग हैं, जो मोदी जी के चहेते लोग हैं, जो मोदी भक्त कहे जाते हैं या जो मोदी के सपोर्टर कहे जाते हैं, उनको बड़े ही माइन्यूटली इसमें देखना पड़ेगा कि गेम दोनों साइड से तो नहीं खेला जा रहा है और हम उसमें कोप का भाजन बने जा रहे हैं और हम उसको एक्सेलरेट करने का काम कर रहे हैं, हम उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम सबको विचार करना चाहिए। 256, 257 का ऑर्डर हो चुका है जो केंद्र सरकार के वश में है, वो कर दिया है। 356 इज द लास्ट ऑप्शन, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा भी समय चाहिए, जल्दबाजी हो जाएगी नहीं तो कोर्ट में हम फंस जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।